हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लोज पैकिंग एज वेल एज टू डायमेंशन में किस तरह से हम पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्लोज पैकिंग का मतलब होता क्या है उसको डिस्कस करेंगे। क्लोज पैकिंग का एक्चुअल मतलब होता है मोस्ट एफिशिएंट वे to arrange particles in order to minimize unfilled space, या फिर जिनको हम void कह सकते हैं या गैप कह सकते हैं। मतलब ऐसा अरेंजमेंट पार्टिकल्स का जिससे हम अनफिल्ड स्पेस या फिर वॉइड के जो चांस होते हैं उनको हम कम कर सकें। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जस्ट इमेजिन करते हैं कि आपके पास ये एक स्पेस अवेलेबल है और हमने आपको कुछ बॉल्स दे दिया एंड आपको इन बॉल्स को इस स्पेस में फिल करना है। अगर हम फिल इस तरह से करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा स्पेस आपका खाली जा रहा है। बट अगर हम इन्हीं बॉल्स को इस तरह से अरेंज करें कि एक दूसरे के टच में आपका पार्टिकल्स हो, तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे वॉइड का जो परसेंटेज है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया है। तो ऐसा अरेंजमेंट पार्टिकल्स का जिसमें हम वॉइड का जो परसेंटेज हो उसको बहुत ही ज़्यादा हद तक रिड्यूस कर दें, हम उसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट कहते हैं। बेसिकली क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट ऐसे अरेंजमेंट को रेफर करता है जहाँ पे हम पार्टिकल्स को इस ढंग से अरेंज करते हैं ताकि उनके बीच में सेपरेशन बहुत ही मिनिमम रहे और उसकी वजह से जो वॉइड आने के चांस थे उसकी टेंडेंसी को हम काफ़ी हद तक कम कर दें। नेक्स्ट आता है क्लोज पैकिंग कितनी तरह की होती हैं। टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अभी क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन का मतलब क्या है? इमेजिन कीजिए कि आपने जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ले रखा है आप उसको सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग प्लेस कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को सॉलिड हार्ड स्फीयर की तरह ट्रीट करूँगी और मैं इन सारे स्फीयर्स को लेटर से एक्स एक्सिस के अक्रॉस प्लेस कर रही हूँ। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इन सारे पार्टिकल को इस ढंग से अरेंज किया है ताकि हम यहाँ पे जो खाली जगह है उसकी टेंडेंसी को बहुत हद तक हमने मिनिमाइज कर दिया है। और प्लस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल्स को हमने सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग प्लेस किया है। ऐसे अरेंजमेंट को कहा जाता है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक वेरिएबल की ही ज़रूरत पड़ती है एंड दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। लेटर से इसको मैं डी ले रही हूँ। एक्चुअली में होता क्या है
कि जब हम एक एक्सिस के अक्रॉस पार्टिकल को प्लेस करना चाहते हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको ही वेरी कर सकती हूँ, उसी को बदल सकती हूँ। कैसे, देखिए, जैसे इमेजिन कीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है। मैं पार्टिकल को इस तरह से प्लेस कर सकती हूँ जहाँ पे मैंने कुछ डिस्टेंस रख दिया है दोनों पार्टिकल के सेंटर से सेंटर के बीच में, या फिर हो सकता है मैं पार्टिकल को कुछ इस ढंग से अरेंज कर दूँ। ये भी हमारा वन डायमेंशन ही है अरेंजमेंट। इसी तरह से मैं पार्टिकल को इस तरह से भी अरेंज कर सकती हूँ, ये भी हमारा वन डायमेंशन अरेंजमेंट ही है। लेकिन सिंस हम यहाँ पे क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं, और क्लोज पैकिंग में जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि पार्टिकल को अरेंज इस तरह से करना होता है ताकि हम उनके बीच का जो सेपरेशन हो उसको काफ़ी मिनिमम रखें, सो दैट वहाँ पे वॉइड के जो बनने के चांस हो वो काफ़ी हद तक कम हो जाए, या फिर हम वॉइड अगर बन रहा है तो उसके चांस को काफ़ी हद तक हम कम कर दें। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ इस केस में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप क्लियरली देखिए कि यहाँ पे सारे पार्टिकल एक दूसरे के जस्ट कांटेक्ट में है, सो दैट इनके बीच में कोई भी सेपरेशन हमने नहीं रखा है, और सेपरेशन ना होने की वजह से यहाँ पे खाली स्पेस जो है वो बहुत ही कम है। लेकिन अगर बाकी अरेंजमेंट की बात करें, है तो ये अरेंजमेंट वन डायमेंशन में ही, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारा गैप आ चुका है। इन दोनों पार्टिकल के बीच में हमने काफ़ी सारा गैप को प्रोड्यूस कर दिया है। तो इन तरह के अरेंजमेंट को हम कभी भी क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट नहीं कह सकते हैं। सो इसलिए हम क्या कहेंगे कि क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन से वेरिएबल की ज़रूरत है? डी की ज़रूरत है। डी क्या होना चाहिए? क्लोज पैक्ड के लिए मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम कब होगा? जब दो पार्टिकल एक दूसरे के टच में होंगे। सेकेंड थिंग, यहाँ पे एंगल को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों? आप पार्टिकल को इस डायरेक्शन में, इस अरेंजमेंट में पैक करें, या फिर अगर आप पार्टिकल को इस अरेंजमेंट में प्लेस करें, या फिर पार्टिकल को आप इस अरेंजमेंट में प्लेस करें, या फिर पार्टिकल को आप इस अरेंजमेंट में प्लेस करें, आप एक चीज़ देख सकते हैं कि किसी भी दो पार्टिकल के बीच का अगर एंगल मेजर किया जाए, ये आपका 180 डिग्री हर जगह पे होगा, क्योंकि सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग सिचुएटेड है, तो इसलिए एंगल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किसको वेरी किया जा सकता है? डिस्टेंस को वेरी किया जा सकता है। तो इसलिए वन डायमेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक ही वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड टाइप हमारा जो आता है दैट इज़ क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। अब क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन का मतलब है कि हमें अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को दो एक्सिस के अलोंग प्लेस करना है। लेट अस से एक एक्सिस मैंने एक्स एक्सिस ले लिया और दूसरा मैंने वाई एक्सिस ले लिया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब आपका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, लेट अस से हमने कुछ पार्टिकल्स को एक्स एक्सिस के अलोंग प्लेस कर दी, और अरेंजमेंट इस तरह से किया है ताकि पार्टिकल एक दूसरे के टच में रह सके, मिनिमम डिस्टेंस पे रह सके, ताकि हम इनके बीच में कोई खाली जगह को ना बना सकें। तो आप ये देख सकते हैं कि द पार्टिकल्स आर एक्चुअली प्रेजेंट अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, एंड इनको हमने इस तरह से अरेंज किया है कि इनके बीच का गैप काफ़ी मिनिमम हो, ताकि यहाँ पे वॉइड का जो चांस है उसको काफ़ी हम कम कर सकें। नाउ टू डायमेंशन लैटिस को एक्सप्लेन करने के लिए एक्चुअली में यहाँ पे तीन तरह के वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला वेरिएबल कौन है? पहला वेरिएबल है डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको मैं d1 ले रही हूँ,
डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस, जिसको मैं d2 ले रही हूँ, एंड तीसरा इन दोनों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कि x एक्सिस के अलोंग है एंड y एक्सिस के अलोंग है, इनके बीच का एंगल जिसको मैं अल्फा ले रही हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे 3 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, d1, d2 एज वेल एज अल्फा। अब इन तीनों वेरिएबल्स को यूज करके ओवरऑल हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है 5 टाइप के 2D लैटिस को बनाने का। सो वी कैन ऑब्टेन 5 टाइप ऑफ 2D लैटिस। कौन कौन से 2D लैटिस पॉसिबल है 2 डायमेंशन में? पहला स्क्वायर, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा हेक्सागन, चौथा पॉसिबिलिटी है रोम्बस की, एंड फिफ्थ पॉसिबिलिटी है पैरेललोग्राम। इसको हम देख भी सकते हैं। लेट अस अज्यूम दैट 2 डायमेंशन के अंदर मैं कुछ लैटिस पॉइंट को अरेंज कर रही हूँ। These are the lattice point in 2 dimension. ये सारे लैटिस पॉइंट सपोज हम 2 डायमेंशन में अरेंज कर रहे हैं। अगर इन लैटिस पॉइंट को हम ज्वाइन करें तो हम लैटिस की ज्योमेट्री बता सकते हैं। जैसे अगर हम इन दोनों और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दें तो हमें यहाँ पे स्क्वायर लैटिस मिल जाएगा। इसी तरह से इन पॉइंट्स को आपस में अगर कनेक्ट कर देंगे तो हमें एक रेक्टेंगल लैटिस मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दें तो हमें एक पैरेललोग्राम लैटिस मिल जाएगा। इसी तरह से इन चारों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें तो एक रोम्बस हमें मिल जाएगा। एंड इन अ सिमिलर वे अगर हम लैटिस पॉइंट को 2 डायमेंशन में इस तरह से अरेंज करें तो हमें यहाँ पे हेक्सागन लैटिस के बनने के भी चांस होंगे। कैसे? देखिए, इन पॉइंट्स को अरेंज करके हम हेक्सागन लैटिस भी फॉर्म कर सकते हैं। सो बेसिकली मेरे पास 2 डायमेंशन के अंदर कितने पॉसिबिलिटी हैं? 5 टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी हैं। तो ये तो हो गया 2 डायमेंशनल लैटिस की बात। अब हम आते हैं 2 डायमेंशनल लैटिस कितनी तरह की होती हैं। तो वो तो हमने डिस्कस कर लिया। 2 डायमेंशनल लैटिस हमारा टोटल 5 टाइप्स के होते हैं और प्लस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि 2 डायमेंशनल लैटिस में जो मोस्ट कॉमन लैटिस है हमारा विच इज स्क्वायर लैटिस एज वेल एज हेक्सागन लैटिस, उसमें किस तरह से पैकिंग एफिशिएंसी को निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ 2D लैटिस। बट इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब समझते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी denoted by eta. This is nothing but the fraction of space occupied by particle in lattice। इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक छोटा सा कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने कुछ पार्टिकल्स रख दिए, लेटे से कुछ छोटे छोटे बॉल्स रख दिए हैं।
एंड हमने इस बॉल्स को इस हाइट तक रख दिया। तो हम देख सकते हैं कि इस पूरे वॉल्यूम का सिर्फ इतना वॉल्यूम ही आपका ऑक्यूपाइड है और इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे वॉइड्स हैं, गैप्स हैं। तो इस पूरे वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम आपका ऑक्यूपाइड है उसी को क्या कहा जाता है, पैकिंग एफिशिएंसी। या फिर अगर आप 2 डायमेंशन में डील कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इस ओवरऑल एरिया का कितना एरिया ऑक्यूपाइड है, मतलब जितना एरिया हमारे पास अवेलेबल है उस एरिया का कितना एरिया पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसी रेशियो को हम पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो सिंस हम 2 डायमेंशन के साथ डील कर रहे हैं तो 2 डायमेंशन में हम वॉल्यूम के जगह पे एरिया को कंसीडर करेंगे एंड जितने भी हमने सॉलिड हार्ड स्फीयर ऊपर में पार्टिकल को एज्यूम किया था, अभी हम यहाँ पे पार्टिकल को 2 डायमेंशन के अंदर सर्कल की तरह ट्रीट करेंगे। सो पार्टिकल्स आर एज्यूम्ड टू बी सर्कल एंड इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम हम यहाँ पे एरिया के साथ डील करने वाले हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी को डिफाइन कैसे किया जाएगा, इट इज इक्वल टू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इनटू एरिया ऑफ वन सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। ये Z इंटू एरिया ऑफ वन सर्कल बेसिकली किसको इंडिकेट कर रहा है, Z यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल एंड सिंस एटम यहाँ पे सर्कल की तरह है तो Z इंटू एरिया ऑफ वन सर्कल इज नथिंग बट एरिया ऑक्यूपाइड बाय टोटल एटम in a unit cell। मतलब जितना एरिया आपके पास यूनिट सेल का अवेलेबल है उस एरिया का कितना एरिया एटम्स ने मिलके, टोटल एटम्स ने मिलके ऑक्यूपाई कर रखा है, उसी रेशियो को हम पैकिंग एफिशिएंसी से इंडिकेट करेंगे। अगर परसेंटेज निकालना होगा तो हम इस रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 2 डायमेंशन में स्क्वायर लैटिस के ऊपर। तो 2 डायमेंशन में जो स्क्वायर लैटिस है उसका पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकाला जाएगा, लेट अस से इन सर्कल्स को हम 2 डायमेंशन में अरेंज कर रहे हैं। अरेंजमेंट हमें इस ढंग से करनी है स्क्वायर लैटिस को बनाने के लिए कि सारे जो सर्कल्स हैं वो हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली एक दूसरे के साथ अलाइंड हो, या फिर आप ये कह सकते हैं सभी के सेंटर एक्स एक्सिस के अलोंग एज वेल एज वाई एक्सिस के अलोंग सेम एक्सिस से पास कर सके। यहाँ पे कैसे देखिए, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानती हूँ और इसको वाई एक्सिस मानती हूँ तो आप देख सकते हैं कि इन सभी सर्कल के जो सेंटर्स हैं ये सेम एक्सिस से पास किए जा रहे हैं। इसी तरह से सभी सर्कल के सेंटर वाई एक्सिस के अक्रॉस भी पास हो रहे हैं। तो अरेंजमेंट हमें इस ढंग से करनी है स्क्वायर लैटिस को बनाने के लिए 2 डायमेंशन में कि हर पार्टिकल का सेंटर सेम ही एक्सिस से पास हो सके, चाहे एक्स एक्सिस के अलोंग हो या फिर आप ये कह सकते हैं हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली। अब इसको स्क्वायर लैटिस कहा क्यों गया, यहाँ पे इसको स्क्वायर लैटिस कहा क्यों गया, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। अगर हम इन चारों डॉट्स को आपस में कनेक्ट कर दें तो डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसी तरह से अगर हम किसी 4 डॉट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं
तो हमें जो कंप्लीट लैटिस मिलेगा उसमें सबसे छोटा रिपीटिंग यूनिट हमें स्क्वायर मिल रहा है, एंड जो हमारा स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है जो पूरे लैटिस के अंदर आपका अरेंज्ड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। तो बेसिकली ये हमारे लिए क्या है, स्क्वायर यूनिट सेल है। अब इसको अगर मैं सेपरेटली लिखूं तो ये कुछ इस तरह से अरेंज्ड है, 4 पार्टिकल और चारों के सेंटर को हमने क्या किया, जॉइन कर दिया, तो यहाँ पे एक स्क्वायर यूनिट सेल हमें मिल रहा है। अब अगर हम इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालें Z, तो कितना होगा, देखिए जितने भी कॉर्नर वाले एटम हैं ये एक्चुअली में 4 पार्टिकल के साथ घिरे हैं। कैसे, देखिए लेट अस से मैं इस पार्टिकल को रेफरेंस मानती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये एक्चुअली में 4 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये 4। मतलब ये एक यूनिट सेल को सिर्फ और सिर्फ कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, 1/4 पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर कॉर्नर का पार्टिकल एक यूनिट सेल को सिर्फ और सिर्फ अपना 1/4 पार्ट ही कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने हो गए, नंबर ऑफ कॉर्नर पार्टिकल तो 4 है, एंड इफेक्टिवली ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक यूनिट सेल को, 1/4 पार्ट। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, 1 एटम हो गया। तो अगर हमारा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 है तो हम यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू Z हमारा 1 हो गया इनटू एरिया ऑफ सर्कल विच इज़ इक्वल टू πr²। लेटर से हमने इस सर्कल का रेडियस r ले लिया है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द यूनिट सेल। अब ये जो यूनिट सेल हमने यहाँ पे बनाया है ये एक्चुअली में यूनिट सेल किस शेप का है, स्क्वायर का। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के टच में है। तो टच में होने की वजह से सेंटर का डिस्टेंस अगर हम मेजर करें तो इसका रेडियस r, तो इसका भी रेडियस r है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा कितना, 2r। तो यहाँ पे साइड जो हमारा इस स्क्वायर का है ये 2r के बराबर है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर यूनिट सेल कितना होगा, साइड स्क्वायर, एंड साइड स्क्वायर हमारा कितना है, 2r का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो πr² डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4r², वेर r² विल गेट कैंसल्ड आउट, और यहाँ से हमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी मिलेगी, π/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें टोटल वैल्यू मिलेगा 0.784। अब ये 0.784 क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस यूनिट सेल का सिर्फ और सिर्फ 78.4% ऑक्यूपाइड है। और यहाँ पे अगर हमें वॉइड के परसेंटेज की बात करें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक यूनिट सेल में काफ़ी सारा खाली जगह भी है, ये सारे स्पेस हमारे खाली जगह है। तो कितना परसेंट आपका खाली जगह है, 100 में से आप पैकिंग एफिशिएंसी को माइनस कर दीजिए, तो 100 - 78.4% जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 21.6%। मतलब जितना हमारे पास अवेलेबल स्पेस था यूनिट सेल का, उसका सिर्फ और सिर्फ 78.4% हमारा ऑक्यूपाइड है, एंड रेस्ट हमारा 21.6% क्या है, अनऑक्यूपाइड है। नाउ ये जो यूनिट सेल हमने यहाँ पे लिया है, एक्चुअली में इस यूनिट सेल को हम कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। दिस इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। व्हाई? Because in case of primitive unit cell, the constituent particles only reside at corner, and as you can see that in this square unit cell we have 4 corner and all the 4 particles are actually present at corner only. तो इस तरह के यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव कह सकते हैं। इसी के अंदर एक और केस आ सकता है, कौन सा, देखिए अगर हम
इन पार्टिकल्स को लेट अस से मैं यहाँ पे ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं इसको इमेजिन करते हैं कि हम एक और यूनिट सेल लेना चाहते हैं। लेट अस से दिस वन। और अगर हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालें तो कितना होगा देखिए। सपोज़ इसको अगर मैं सेपरेटली लिखूं तो यहाँ पे ये पार्टिकल कुछ इस तरह से अरेंज है। ये 3 पार्टिकल एक दूसरे के टच में है और ये 2 पार्टिकल। अब हमें इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए। अगर हम इनके सेंटर को सेंटर से जॉइन कर दें और इसका अगर हम साइड x ले लेते हैं, क्योंकि अब ये x आपका 2r के बराबर तो है नहीं, क्योंकि ये दोनों जो सर्कल हैं वो एक दूसरे के टच में नहीं है, बट ये जो 3 हमारे सर्कल हैं वो एक दूसरे के टच में है। अब अगर इसका साइड x है तो ये भी साइड x होगा। और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये वैल्यू हमारा किसके बराबर हो जाएगा, √2x के बराबर। और अगर हम रेडियस के टर्म्स के अंदर बात करें तो सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इसका r, सेंटर वाले का 2r और ऊपर वाले का r। तो टोटल जो यहाँ पे सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 4r। तो हम कह सकते हैं कि √2x आपका बराबर किसके है, 4r के। तो x आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, 4r/√2 विच इज़ इक्वल टू 2√2r। अब ये 2√2r क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज़ नथिंग बट साइड ऑफ द यूनिट सेल। तो अगर अब हम पैकिंग एफिशिएंसी को निकालने जाएंगे तो सबसे पहले हमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को निकालना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं इस यूनिट सेल के अंदर आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट 4 कॉर्नर and along with that one more particle is present at the body center. Now if I talk about the corner particle, then each corner particle is actually in contact with 4 particle. How? As you can see that this corner particle is actually present in sharing with 4 other particle. So वी कैन सी दैट कि ये पार्टिकल एक यूनिट सेल को सिर्फ और सिर्फ अपना कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, 1/4 पार्ट यहाँ पे भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर हम Z निकालेंगे तो Z कितना होगा हमारा, टोटल 4 कॉर्नर वाले पार्टिकल हैं और प्लस उनका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल को कितना मिलेगा, सिर्फ अपना 1/4 पोर्शन मिलेगा। और एक पार्टिकल इनके पास एक्स्ट्रा है जो कि बॉडी के सेंटर में सिचुएटेड है। एंड बॉडी के सेंटर वाला जो पार्टिकल होता है वो किसी और यूनिट सेल के साथ बिल्कुल भी किसी में भी शेयरिंग में नहीं आ रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन हम 100% देंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम हमारा कितना हो चुका है, 2 के बराबर हो चुका है। और जैसे इफेक्टिव नंबर 2 होगा तो यहाँ पे हम पैकिंग एफिशिएंसी इसका भी निकाल सकते हैं इस यूनिट सेल का, और दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम 2 इनटू एरिया ऑफ वन सर्कल विच इज इक्वल टू πr² डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द यूनिट सेल। नाउ ये जो यूनिट सेल हमने यहाँ पे बनाया है उसका साइड कितना है, इसका साइड हम देख सकते हैं x है और उस x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच इज़ इक्वल टू 2√2r। तो जब हम यहाँ पे 2√2r का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड स्क्वायर, तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 × πr² डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा कितना, 8r² एंड दैट इज इक्वल टू अगेन π/4। और π/4 हमारा फिर से कितना हो जाएगा, 0.78।
एंड 0.784 का मतलब है 78.4%। मीन्स आप प्रिमिटिव यूनिट सेल को लीजिए या फिर इस यूनिट सेल को लीजिए जिसके कॉर्नर पे एज वेल एज एक बॉडी के सेंटर में पार्टिकल्स आपका मौजूद है, इस यूनिट सेल को हम क्या कहेंगे? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो बेसिकली 2 डायमेंशन स्क्वायर लैटिस के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 पॉसिबिलिटी है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल को बनाने की और एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को बनाने की। बट दोनों ही केस में जो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी है वो बराबर है 78.4%। एंड वॉइड परसेंटेज अगर यहाँ पे भी हम निकालेंगे तो ये हमारा किसके बराबर होगा? 100 माइनस 78.4% विच इज़ इक्वल टू 21.6%। तो इस तरह से हम 2 डायमेंशन स्क्वायर लैटिस के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 2 डायमेंशन में हेक्सागन लैटिस के अंदर किस तरह से पैकिंग एफिशिएंसी को निकाला जाता है। सो बी पार्ट है हेक्सागन लैटिस इन 2 डायमेंशन। सपोज ये हमारा पहला रो है पार्टिकल का, यहाँ पे भी सारे पार्टिकल हमने सर्कल मान रखे हैं, सभी पार्टिकल को सर्कल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। सेकेंड रो जो होगा ना वो हमें इन दोनों पार्टिकल के डिप्रेशन में डालना है। मतलब स्क्वायर लैटिस में जैसा अरेंजमेंट किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। स्क्वायर लैटिस में हम क्या कर रहे थे? वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली हमारा जो पार्टिकल का अलाइनमेंट था वो आपका सेम आ रहा था। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एज वेल एज वाई एक्सिस के अलॉन्ग, दोनों ही केस में सभी सर्कल के जो सेंटर थे वो सेम एक्सिस से ही पास हो रहे थे। तो लेट अस से इस तरह से हमने पार्टिकल को प्लेस कर दिया हेक्सागन के अंदर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिपीटिंग यूनिट है, लेट अस से इन सभी सेंटर को मैं आपस में कनेक्ट कर दूं। तो कनेक्ट करके हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है? एक हेक्सागन का छोटा सा यूनिट बन रहा है और यही यूनिट इस पूरे क्रिस्टल के अंदर थ्रू आउट रिपीट होगा। तो इसीलिए हम इस स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहेंगे? हेक्सागनल यूनिट सेल। अब अगर हम इसको अलग लिखें, सेपरेटली लिखें, तो ये कुछ इस तरह से अरेंज है। ये हमारा एक सिंगल यूनिट सेल है 2 डायमेंशन के अंदर हेक्सागन का, जिसके अगर हम सेंटर्स को आपस में जॉइन कर देते हैं तो हमें एक हेक्सागन मिल रहा है। एंड सिंस आपका रिपीटिंग यूनिट जो है ये हेक्सागन है, इसीलिए इसको हेक्सागनल लैटिस कहा जाता है। एंड सिंस ऑल द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड ओनली इन 2 डायमेंशन, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, दैट इज वाई यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे? हेक्सागन लैटिस इन 2 डायमेंशन। नाउ सबसे पहले हम इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालते हैं विच इज़ जेड। तो आप देखिए, जैसे अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं, ये पार्टिकल इस हेक्सागन का एक कॉर्नर पार्टिकल है। अब ये जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है ये एक्चुअली में 3 हेक्सागन के साथ शेयरिंग में है। कैसे? एक हेक्सागन यहाँ भी बनेगा और एक हेक्सागन यहाँ भी बनेगा। मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कॉर्नर पार्टिकल है ये एक्चुअली में 3 हेक्सागन के साथ शेयरिंग में इन्वॉल्व है। तो इसलिए ये एक हेक्सागन यूनिट को अपना कितना पोर्शन कंट्रीब्यूट करेगा? सिर्फ 1/3 पोर्शन कंट्रीब्यूट करेगा। और इस तरह से ओवरऑल कितने हमारे पास कॉर्नर के यूनिट है? 6 कॉर्नर के यूनिट है और ईच इज कंट्रीब्यूटिंग ओनली 1/3 पोर्शन, whereas one particle is actually present inside the cell
तो इस वजह से ये पार्टिकल किसी के साथ कोई भी शेयरिंग में नहीं है, तो ये इस यूनिट सेल को अपना 100% कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसलिए इसका 1 यूनिट लिखा हमने। तो ओवरऑल हमारे पास एटम्स कितने हैं? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास हेक्सागोनल लैटिस के अंदर 3 होता है। अब अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालें तो पैकिंग एफिशिएंसी इन 2 डायमेंशन विल बी z into pi r square, which is area of circle, because each particle I have assumed to be a circle whose radius is r. Now, and in the denominator we can write area of unit cell. And since यहाँ पे unit cell आपका हेक्सागन का है, तो हम लिख सकते हैं area of hexagonal unit cell. अब हेक्सागन की एरिया कैसे निकाली जाएगी? तो अगर एक चीज़ हम नोटिस करें तो इसके सेंटर से अगर हम सभी कॉर्नर को ज्वाइन कर दें इस हेक्सागन के, तो हमें यहाँ पे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल रहा है। We have 6 equilateral triangle, means 1 hexagon is equal to 6 equilateral triangle. एंड अगर यहाँ से देखा जाए तो इसके सेंटर से इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो हमारा 2r है, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे के टच में है। और यहाँ पे एक और चीज़ हम देख सकते हैं, इस सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस भी किसके बराबर है? 2r, और यहाँ पे भी 2r है। तो जब सभी साइड बराबर हैं तो इसलिए हम इनको इक्विलेटरल ट्रायंगल कह सकते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर, जहाँ पे साइड हमारा किसके बराबर है? 2r के बराबर। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया किसके बराबर हो जाएगी? √3/4 इंटू 2r का होल स्क्वायर। अब इस तरह से टोटल कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास? 6 है। तो 6 से जब मल्टीप्लाई इस एरिया को कर दिया जाएगा तो हमें ओवरऑल हेक्सागन की एरिया मिल जाएगी। तो एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड सिंस हमारा एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है, √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू r स्क्वायर हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 6 √3 r स्क्वायर। ये जो हमारा एरिया है ये हेक्सागोनल यूनिट सेल का आ चुका है। अगर इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे जाके सब्सटीट्यूट कर दिया जाए तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम हमने 3 निकाला है यहाँ पे, इंटू pi r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल इज इक्वल टू हाउ मच? 6 इंटू √3 r स्क्वायर। r स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड आउट एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? pi/2√3। एंड जैसे pi/√3 हमारा आया, इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करते हैं you will get 0.904, or I can say percentage packing efficiency is equal to 90.4%. तो ये हमारा पैकिंग एफिशिएंसी आ चुका है। और अगर हम इसके वॉइड परसेंटेज की बात करें तो वॉइड परसेंटेज हमारा कितना होगा? 100 माइनस 90.4%, which is equal to how much? 9.6%. अब यहाँ पे एक चीज़ हम देख सकते हैं, अगर हम स्क्वायर लैटिस इन 2 डायमेंशन को हेक्सागोनल लैटिस इन 2 डायमेंशन के साथ कंपेयर करें तो कंपैरिजन से एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी हेक्सागन का स्क्वायर लैटिस के 2 डायमेंशन से ज़्यादा है। अगर हम कंपैरिजन करें तो हम ये देख सकते हैं 2 डायमेंशन में अगर स्क्वायर लैटिस की बात करें तो हमारा परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी
कितना आया है 78.4%, और परसेंटेज वॉइड कितना आया था, दैट वाज इक्वल टू 21.6%। और वही अगर हम हेक्सागन लैटिस की बात करें तो हेक्सागन लैटिस के अंदर परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी हमारी आई थी कितना 90.4%, एंड परसेंटेज वॉइड हमारा कितना आया था 9.6%। अब इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, एक चीज़ अगर हम नोटिस करें तो आप देख सकते हैं कि जब हमने हेक्सागोनल लैटिस को अरेंज किया था, जैसे ही हमने हेक्सागोनल लैटिस को अरेंज किया था, यहाँ पे जो वॉइड है वो हमारा ट्रायंगल शेप का है। ऑल द वॉइड्स आर ऑफ इन ट्रायंगल शेप, राइट। लेकिन वही चीज़ अगर हम स्क्वायर लैटिस की बात करें तो स्क्वायर लैटिस के अंदर जो हमारा वॉइड था ये किस शेप का था, दैट वाज स्क्वायर इन शेप। अब ये देखा जा सकता है कि जब हमने स्क्वायर लैटिस के फॉर्म में 2 डायमेंशन में पार्टिकल को अरेंज किया, यहाँ पे वॉइड का कंटेंट ज़्यादा है, यहाँ पे वॉइड्स ज़्यादा हैं, क्योंकि पार्टिकल को इस तरह से अरेंज किया गया है कि इनके बीच में काफ़ी सारा गैप्स प्रोड्यूस्ड हो गया है, काफ़ी सारे वैकेंसी क्रिएट हो गई हैं, यहाँ पे काफ़ी सारा वॉइड क्रिएट हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें हेक्सागोनल लैटिस के अंदर तो यहाँ पे पार्टिकल को अरेंज इस ढंग से किया गया है कि यहाँ पे गैप्स हमारे पास काफ़ी कम है। और एक और चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं, अगर हम स्क्वायर लैटिस की बात करते हैं तो स्क्वायर लैटिस में एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नियरेस्ट नेबर, मतलब एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में उसके आसपास नियरेस्टली कितने पार्टिकल अटैच्ड हैं या कांटेक्ट में हैं। तो जैसे अगर हम स्क्वायर लैटिस की बात करें, लेट अस से ये हमारा रेफरेंस पार्टिकल है, तो इस रेफरेंस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल डायरेक्टली कांटेक्ट में है। तो हम कहेंगे कि इस पार्टिकल का नियरेस्ट नेबर कितने पार्टिकल है, 4 पार्टिकल है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। लेकिन वही अगर बात हम करें हेक्सागोनल लैटिस की, तो हेक्सागोनल लैटिस के अंदर किसी एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में, जैसे ये अगर हमारा रेफरेंस है तो इसके रेस्पेक्ट में 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल इसके साथ टच में है या नियरेस्ट नेबर है, तो हम इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कहेंगे, 6 कहेंगे। तो स्क्वायर लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, स्क्वायर लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, एंड हेक्सागोनल लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिस लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा उस लैटिस के अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है उससे पैकिंग एफिशिएंसी भी उस लैटिस की काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। मीन्स आई कैन डायरेक्टली से दैट, या फिर हम एक चीज़ आराम से कंक्लूड कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर if increases, we can clearly see that packing efficiency also increases. पैकिंग एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, एंड मोर विल बी द पैकिंग एफिशिएंसी, जितना ज़्यादा आपका पैकिंग एफिशिएंसी होगा उतना ही लेस वॉइड परसेंटेज होगा, मतलब उतने ही कम खाली जगह होंगे और उतना ही आपका लैटिस एफिशिएंट होगा।
मतलब सबसे ज़्यादा एफिशिएंट लैटिस किसको कहेंगे? जिसका पैकिंग एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम 3 डायमेंशन के अंदर क्लोज पैकिंग कैसे की जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एज वेल एज 3 डायमेंशन के अंदर किस तरह से हम पैकिंग एफिशिएंसी को निकालते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।